नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल मैटर ऑफ मैटर लिख दिया मैंने। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम जो हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है और जो हमारा अपथ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स को लेकर के और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को लेकर के कुछ जो हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपथ्रस्ट फोर्स को लेकर के रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपका सबसे पहले हम देखते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, वो है लोहे का जहाज और छोटी सी कील। ठीक है, जब आप कील को पानी में डालते हैं तो ये क्या हो जाती है? डूब जाती है। लेकिन लोहे का जहाज क्या होता है? पानी पर तैरता रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? लोहे का जहाज तो बहुत भारी है और कील तो बहुत हल्की है, तो डूबती क्यों है ये और ये क्यों नहीं डूबता? रीजन ये है कि लोहे के जहाज का जो आकार है, मुख्य कारण उसके न डूबने का यह है कि उसका जो आकार है उसकी वजह से क्या होता है, अपने वजन से ज्यादा पानी हटाता है। ठीक है, ठीक है, आपका वजन कम है। ठीक है, आपका वजन 10 किलोग्राम है और नीचे जो पानी आपने हटाया वो कितना है? 15 किलो। तो अगर आपने 15 किलो पानी हटाया तो पानी हटाने पर इसका जो अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा, ज्यादा पानी का फोर्स आपके ऊपर लगेगा। तो जो वजन, जिस वजन से ये फोर्स आपके ऊपर लगेगा वो ऑब्वियसली आपके वजन से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने ज्यादा पानी हटा दिया। इस वजह से आप क्या होगा? आप तैरते रहोगे। सीधा सा नियम है, आप इस नियम को याद रखिएगा। जब भी कोई चीज अपने वजन से ज्यादा पानी हटा पाती है तो वो तैरती रहती है, और जब भी कोई चीज अपने वजन से कम पानी हटाती है, वजन से ज्यादा पानी नहीं हटा पाती, वो चीज डूब जाती है। तो जो लोहे की कील होती है उसके साथ उल्टा हो जाता है। लोहे की कील छोटी होती है, वजन कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये उतना पानी नहीं हटा पाती। ठीक है, पानी का वजन, हटाए पानी का वजन ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो हटाए पानी का वजन मान लीजिए यहां पर ये आपकी कील जो है वो 10 ग्राम की है, और जो पानी है जो हटाया इसने, वो मुश्किल से इसने हटाया 6 या 7 ग्राम हटा पाया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वजन ज्यादा है तो ये नीचे निकल जाएगी। ठीक है, और पानी के जहाज में क्या हो रहा था? पानी के जहाज में हटाए हुए पानी का वजन इसके आकार की वजह से, इसके साइज की वजह से, ड्यू टू दी साइज, हवाई जहाज कह रहा हूं, जो पानी का जहाज है उसका जो आकार है, उसका जो साइज है, उसकी वजह से जो पानी वो हटा रहा था उसका वजन ज्यादा था। तो जिस चीज का वजन ज्यादा था वो दूसरी चीज पर ज्यादा बल लगाएगी, वापस बल लगाएगी ना इस पे। ये उत्प्लावन बल यही तो होता है। जब आप पानी में डालते हो तो पानी भी ऊपर की ओर बल लगाता है। क्रिया प्रतिक्रिया की तरह समझिए। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया की तरह समझिए। अगर आपका जो जहाज का वजन है वो 100 किलोग्राम भार था, 100 केजी वेट था, और जो पानी इसने हटाया वो 15 केजी वेट हटा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वेट इसके वेट से ज्यादा है। तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ये उल्टा लगेगा, एक्शन रिएक्शन की तरह ही आप उसे समझ लीजिए। इसका एक्शन कम होगा, इसका रिएक्शन ज्यादा होगा, तो जिसका रिएक्शन ज्यादा होगा वो दूसरे वाले को ढकेल देगा। तो इसका मतलब है कि ये पानी के जहाज को ऊपर की ओर ढकेल देगा। ठीक है, और जैसे ही पानी के जहाज में छेद होगा तो दोनों का वजन लगभग बराबर होता जाएगा, और एक समय के बाद क्या होगा कि पानी का जहाज जब पूरा भर जाएगा तो उसका साइज ऐसा नहीं रह जाएगा कि वो उतना पानी हटा पाए जितना कि उसका वजन है। ठीक है, इस वजह से वो डूब जाएगा। आगे देखते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोने के मुकुट में मिलावट का पता लगाया था किसने? आर्किमिडीज ने। कैसे पता लगाया था? सोने के मुकुट में मिलावट। ठीक है, इसका पता लगाने को उसको बोला गया। अब उसने पता कैसे लगाया? मान लीजिए आपके पास 10 किलोग्राम का सोने का मुकुट है, आपने उसको पानी में डाल दिया, पानी पूरा भर दिया। जिस बर्तन में आपको रखना था इस मुकुट को, उस बर्तन को पूरा भर दिया। अब जितना इसका भार है, जब इसको इसमें डाला गया पानी के अंदर मुकुट को, तो इसने कुछ पानी नीचे गिराया। ठीक है, तो इसने जितना पानी नीचे गिराया ना, उस पानी का वेट पता कर लिया, W1। ठीक है, इसने जो पानी का वेट गिराया उसका वेट पता कर लिया कि कितना वेट है। अब उसने क्या किया, उतना ही पानी लिया, फिर से पूरा भर लिया, और भरने के बाद जितना मुकुट का वजन था
जितना मुकुट का वजन था, जो मिलावट वाला मुकुट था उसका जितना वजन था, यानी 10 केजी वेट, उतने ही वेट का यानी 10 केजी वेट का असली सोना लेकर आया। ठीक है, असली सोना वो लेकर आया उतने ही वजन का, जितने वजन का मुकुट था। अब उसने उठा करके उस सोने के मुकुट को, असली सोने के मुकुट को इसमें डाल दिया। उसने देखा कि इसने जो पानी हटाया है, जिसका वजन W2 आया, वो जो है अलग है, W1 से अलग है। अगर 10 किलोग्राम का सोने का मुकुट कैसा होता, शुद्ध होता, ये भी प्योर होता, तो उतना ही पानी हटाता जितना कि इस असली सोने वाले ने हटाया था। क्योंकि सोना क्या है, वो मैटर है, वो एक पदार्थ है, वो द्रव्य है, ठीक है, मैटर है। और उस मैटर का जो डेंसिटी है वो उसके मास पे अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसी को डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो उसका मास है वो असर डालता है डेंसिटी पे। ठीक है, तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, शुद्ध होगा सोना, तो वो ज्यादा पानी हटाएगा। ठीक है, सोने का जो घनत्व है वो निकाल लिया, आपेक्षिक घनत्व हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, तो आपेक्षिक घनत्व उसने सोने का निकाल लिया, असली सोने का, और आपेक्षिक घनत्व उसने नकली सोने का निकाल लिया। तो इस तरीके से जब उसने देखा कि पानी किसने ज्यादा गिराया, इसने ज्यादा गिराया है, इसका आपेक्षिक घनत्व, इसका घनत्व ज्यादा होगा क्योंकि असली सोना है, तो इसने पानी ज्यादा गिराया, इसने कम गिराया। तो उसने आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करके उसने क्या किया, ही फाउंड इट। उसने इस चीज का पता कैसे लगाया, रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका पता लगाया। 10 किलोग्राम का जो नकली सोने का मुकुट था उसने पानी कम गिराया, और जो असली सोने का मुकुट था उसने ज्यादा गिराया। तो इस तरीके से उसने पता किया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अगर आपने कह दिया कि आप साइंस के बड़े ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं अपने टाइम में, और कहीं किसी जगह पे UPSSC में या UPSC में या कहीं पर भी एग्जामिनेशन देने के बाद आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि जरा आपकी इतनी अच्छी अगर साइंस थी तो जरा ये बताइए कि मैंने आपको एक लोहे का टुकड़ा दिया है और उस लोहे के टुकड़े में मिलावट है, आप कैसे पता करेंगे कि वो लोहे का टुकड़ा मिलावट वाला है या नहीं है, कोई तरीका सुझाइए। तो आप ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर ही वो तरीका सुझा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इसको आप याद रखिएगा, इसका बहुत यूज होता है बहुत बार एग्जामिनेशन में, और आपके जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें बहुत बार ये पूछा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर कुछ यंत्र बनाए गए हैं। आर्किमिडीज और उत्प्लावन यानी अपथ्रस्ट फोर्स के सिद्धांत पर कुछ यंत्र बनाए गए हैं, जिसमें से एक यंत्र है, उसका नाम है मैनोमीटर। इसका काम क्या है, किसी बर्तन में गैस का दाब पता करना, कितना दाब है उसका पता करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। कैसे पता किया जाता है, आप ये एक यू साइज की आप एक नली ले लो जिसका शेप कुछ यू टाइप का हो। ठीक है, इसके दोनों सिरों पे ये कुछ जो है छेद कर दिए गए हैं, सो दैट इस छेद से आप पाइप लगा सको जिस बर्तन में भरी गैस का आपको दाब पता करना है। तो इन दोनों पे छेद है, ठीक है, और यहाँ पे किसी चीज को फिट किया जा सकता है, किसी पाइप को फिट किया जा सकता है। अब इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें नीचे ना पारा भर दिया जाता है। ठीक है, तो पारा जब आप भरोगे तो यहां पर नॉर्मल कंडीशन में ये पारा दोनों ही नली, जो यू आकार है ना, यू साइज है, इस यू साइज की दोनों जो आपकी आर्म्स हैं, इन दोनों आर्म्स में बराबर ऊंचाई पे दिखाई देगा। ठीक है, जब आप पानी भरोगे, ये तो आपके मतलब नॉर्मल एक जनरल परसेप्शन की बात है, आपने तो इस चीज को परसीव भी किया होगा इस तरीके से कि हाँ, अगर हम इस तरह की कोई नली लें और उसमें अगर पानी भरें तो ठीक ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, दोनों बराबर ऊंचाई पे होंगे। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बर्तन में, इस बर्तन में कि जो गैस भरी है, आपको पता करना है कि इस बर्तन में जो गैस भरी है उसका दबाव क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है या ज्यादा है। ये कैसे पता करोगे, अभी तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये ऊंचाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से दोनों जगह ऊंचाई बराबर है,
लेकिन जैसे ही इस बर्तन को आपने यहां पर एक नली लगाई और नली लगा करके इस बर्तन के एक सिरे को यहां जोड़ दिया, उस पाइप को यहां जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर जो गैस भरी है ना, उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अगर इसमें भरी गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो क्या होगा? आपको पता है कि जहां पे प्रेशर कम है, ठीक है, वहां पर ज्यादा प्रेशर वाली जगह से, जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से कम प्रेशर वाली जगह की ओर चीजें चलना शुरू कर देती हैं। तो यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए पारा ही भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हम ये कह रहे हैं कि इसका प्रेशर ज्यादा है और जो गैस भरी हुई थी उसका प्रेशर कम है, ठीक है। तो अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा? ये जो पारा है ना वो कैसे होगा? ऊपर चढ़ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, इतनी ऊंचाई पे आ जाएगा, जितनी भी ऊंचाई हो, जितना प्रेशर कम होगा उतनी ऊंचाई पे चढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो रीडिंग है उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, ठीक है। ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि अगर, ये तो सिंपल सी चीज है, इसको हमेशा याद रखिए कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से चीजें चलना शुरू होती हैं किधर की ओर? जहां कम प्रेशर होता है उस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा तो यहाँ से जो पारा है या जो लिक्विड है ये ऊपर की ओर चढ़ेगा, और इसकी तुलना में, इस वाली नली की तुलना में यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर चढ़ जाएगा, इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी और इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ऐसा होगा तो हम जान जाएंगे कि इसमें क्या है, प्रेशर कम है। और कितना कम है वो यहाँ पे रीडिंग करने के लिए लगी होती है, पैमाना लगा होता है, यहाँ पर मेजरमेंट के लिए यूनिट लगी होती है, कितना कम है उसे पता लग जाता है। नॉर्मली कितना होता है? 76 सेंटीमीटर पारे का दाब होता है। किसका दाब होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका यही नली है, ठीक है, और यहां पे एक बर्तन है, इस बर्तन से भी एक नली आपने निकाली और यहां जोड़ दी, ठीक है। और हमें पता करना है कि इसमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। हमें पता करना है कि इस बर्तन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो यहां पर फिर से आपने लिक्विड भर रखा है, ये पारा है। तो यहां पर क्या हुआ कि अचानक से जैसे ही हमने इसको जोड़ा, इस नली को यहां पर जोड़ा, वैसे ही क्या हुआ, जो हमारा जो पारा है ना वो ऊपर चढ़ गया, इस साइड में चढ़ गया, यानी इधर नीचे आ गया और इधर क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर प्रेशर क्या रहा होगा, कम रहा होगा, और जो बर्तन में भरी गैस है उसका प्रेशर ज्यादा रहा होगा, तभी तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चीजें चलने लगी, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर, यही नियम है, ठीक है। तो इसी वजह से ये मैनोमीटर आपको ये बता देता है कि अगर इस टाइम पे अगर पारा ऊपर चढ़ गया है इस नली में, तो इसका मतलब है कि इस बर्तन में जो लिक्विड भरा है या फिर जो गैस भरी है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसा है, ज्यादा है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरीके से पता किया जाता है मैनोमीटर की हेल्प से कि किस बर्तन में प्रेशर कम है या किस बर्तन में प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनोमीटर क्या होता है, ठीक है, इसलिए आपको इसको याद रखिएगा। उसके अलावा हम देखते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का और अपथ्रस्ट का एक और यूज, जो प्रेशर का एक और यूज है, वन मोर यूज ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक और यूज देखते हैं लिक्विड की हेल्प से। कौन सा लिक्विड? पारा, पारा यूज करते हैं। होता क्या है कि आपका ये जो बर्तन है, एक बर्तन आप लेते हो, इस बर्तन में क्या भर देते हो, पारा भर देते हो, ठीक है, और एक नली आप लेते हो जिसकी ऊंचाई करीब 1 मीटर है, ठीक है, इस नली को लेते हो और इस नली में क्या करते हो, इस नली में भी पूरा ऊपर तक पारा भर देते हो, पूरा। ये 1 मीटर की नली है, आप इसको याद रखिएगा, ये 1 मीटर की नली है और इसमें आप पारा भर देते हो। क्या भर देते हो? पारा। यहां पर भी क्या है? पारा है, ठीक है। और यहां पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। भाई एटमॉस्फेयर भी प्रेशर ही होगा क्योंकि आपने एटमॉस्फेयर के लिए इसको खुला रख दिया है, एटमॉस्फेयर में इसको खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं,
ये जो बर्तन था, जिस बर्तन में पारा भरा था ना, इस बर्तन में जो नली थी आपकी, जो ऊपर आप नली देख रहे हो 1 मीटर वाली नली, इस नली को आपने क्या किया, उल्टा इसमें डुबो दिया। ठीक है, आपने इसमें उल्टा डुबो दिया। तो जब आपने उल्टा डुबा दिया तो आपने देखा कि ये जो पारे की ऊंचाई है ना, ठीक है, ये जो पारे की ऊंचाई है जो पूरा भरा हुआ था, इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो गई, मतलब थोड़ा सा पारा ना यहाँ चला गया, ये इसमें मिल गया पारा। ठीक है, तो होता क्या है कि कितना पारा मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। आपने इसको उल्टा किया तो उल्टा करने पे जो पारा नीचे गिरेगा वो कहां तक नीचे गिरेगा, वो 76 सेंटीमीटर तक गिरेगा। आपने हो सकता है सही सोच लिया हो। इसी तरीके से पता किया जाता है 76 सेंटीमीटर पारे का दाब अगर है तो इसका मतलब कहा जाता है कि हमारा सामान्य वायुमंडलीय दाब है। 76 सेंटीमीटर पारे का दाब क्या है, सामान्य वायुमंडलीय दाब, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसकी सहायता से क्या पता किया जाता है कि अभी वायुमंडल का कितना दाब है। ठीक है, इसको ऐसे करके रखा हुआ, इसी सिद्धांत पे आपका पारे का बारोमीटर बनाया जाता है। पारे का जो बनाया जाता है स्तंभ, पारे का जो बारोमीटर जिससे कि नापा जाता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अभी, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक कंडीशन, अब कंडीशंस लेते हैं। पहली कंडीशन ये है, केस 1, हमारा प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, अगर एटमॉस्फेयर, कौन सा प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। पहला केस ये है कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, यहां पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहां पे प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, तो पारा किधर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। प्रेशर अगर ऊपर कम हो रहा है और यहां प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की ओर चीजें बढ़ेंगी, यानी पारा जो है ऊपर चढ़ेगा। पारा ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है, यहां नली में जो पारा है वो नीचे गिर जाएगा, तो पहले वो 76 पे था, अब हो सकता है वो 70 पे आ जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, और अगर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से बढ़ जाए तो होगा क्या, ये ऊपर से दबाव पड़ेगा, तो क्या होगा, पारा नीचे जाएगा। यहां पारा नीचे जाएगा, लेकिन यहां जो नीचे जाएगा वो कहीं तो जाएगा, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। मान लीजिए प्रेशर 76 से ज्यादा हो गया, 80 पहुंच गया, तो हम कहते हैं कि प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या है, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस यंत्र की सहायता से, इस मशीन की सहायता से आप किस तरह से पता करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कम है या ज्यादा है, ठीक है, या फिर नॉर्मल है। अब इसी की हेल्प से जो हमारा मौसम है, हमारा जो स्थानीय मौसम है, यानी लोकल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी लोकल एटमॉस्फेयर, उसकी प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। कैसे करोगे, पहला केस है कि आपका जो प्रेशर है वो अचानक से गिर जाए। ठीक है, यानी जो पारा था इस नली में, ठीक है, यहां भरा हुआ है, पारा था इस नली में पहले 76 था, ठीक है, धीरे धीरे नहीं गिरा, अचानक से गिर के ना 60 हो गया, बहुत तेजी से गिरा, तेजी से गिर के 60 हो गया, यानी यहां पे पारा ऊपर बढ़ गया बर्तन में और इसमें पारा नीचे गिर गया। जब बर्तन में पारा ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पारा क्या होगा, नीचे आएगा, नली में पारा नीचे आएगा। वो तो आप अपने परसेप्शन से समझ ही सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होगा। तो जैसे ही ये नीचे आएगा और ये ऊपर बढ़ेगा, इसका मतलब अचानक से अगर ये गिर गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ प्रेशर अचानक से कम हो गया है, जहां पर भी हम हैं वहां पर प्रेशर अचानक कम हो गया है। और अचानक कम होने का मतलब क्या है कि कहीं आसपास प्रेशर यानी दाब ज्यादा हो गया है। अगर ज्यादा हो गया है दाब, तो हवा जो है वो अधिक दाब वाले जगह से किधर चलती है, कम दाब वाली जगह की ओर चलती है। तो हमारे यहाँ पे दाब कम है, तो कहीं जहां ज्यादा दाब है आसपास, वहां से हवा तेजी से आएगी, यानी अब क्या आएगी, थोड़ी ही देर में आंधी आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोकल एटमॉस्फेयर की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अचानक से पारा गिरे तो इसका क्या मतलब होता है कि आंधी आएगी। ठीक है, दूसरा केस है धीरे धीरे गिर रहा है, तो क्या होगा, बारिश होगी।
अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो बारिश होगी। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ था और यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है ऊपर बढ़ने लगा तल, और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नली थी इसमें पारा धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ गया, पहले यहाँ तक धीरे धीरे करके आया, काफी देर में आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब धीरे धीरे आ रहा है तो इधर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और यहां पर जो है आसपास कहीं प्रेशर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पर कहीं पर आसपास जो है ऐसे बादल हैं या ऐसी हवाएं हैं जिसमें क्या है, नमी बढ़ती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ने का मतलब है कि नमी बढ़ रही है, क्योंकि नमी जब बढ़ती है तो समय लगता है नमी को बढ़ने में आसपास, इसीलिए पारा यहाँ पर आसपास जो है, नमी कब बढ़ेगी, जब यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर पहले गर्म हवा ऊपर उठेगी, गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो यहाँ पर कहीं अगर समुद्र है, आसपास कहीं पानी का सोर्स है, तो क्या होगा कि वो पानी यहाँ पर धीरे धीरे भाप बन के ऊपर आएगा। जब भाप बन के ऊपर आएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, इसका वजन बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर जो घनत्व है, यानी जो डेंसिटी है एयर की, वो बढ़ जाएगी। जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पर कम रह गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ था नहीं तो यहाँ कम रह गया। तो अब क्या होगा, ये जो नमी वाली हवा है वो धीरे धीरे जो यहाँ पर बन रही है, अब वो क्या करेगी, नमी वाली हवा जिसमें पानी है, नमी है, वो यहाँ पर आएगी, कम प्रेशर वाली जगह पे आएगी। ठीक है, कम प्रेशर वाली जगह पर ये ज्यादा प्रेशर वाली हवा जिसमें कि नमी भी है, क्योंकि वो धीरे धीरे नमी बनती है इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे पारा गिरता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये धीरे धीरे करके पारा ऊपर उठेगा और ये नमी वाली हवाएं धीरे धीरे करके आपके यहाँ पर पहुंच जाएंगी और थोड़ी देर में क्या होगी, बारिश होने लगेगी। ठीक है, तो ये है धीरे धीरे अगर पारा गिरे तो बारिश होगी, ये पूछा जाता है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ वैसे मत लीजिएगा कि आप समझ रहे हैं इसको और कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, नहीं, ये पूछा भी गया है। 3-4 कंडीशंस दे दी थी कि पारा जो है अचानक से किसी जगह पर तेजी से नीचे गिर गया तो इसका क्या अर्थ है, बारिश होगी या आंधी आएगी, राइट, ये सब चीजें पूछी गई, या नॉर्मल मौसम रहेगा। और तीसरा केस है आपका धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ रहा है। जब धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जहां पर आप हो, ठीक है, यहां पर पारा धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो जहां पर आप हो वहां पर क्या है, यहां के आसपास जो है कोई ऐसी हवा है जिसमें नमी भी नहीं है और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, कम है, बल्कि यहां से कम है, यहां ज्यादा है और यहां कम है। ठीक है, कम होने की वजह से क्या है कि यहां से धीरे धीरे हवा आपकी इधर जाएगी और ये वातावरण को क्या कर देगी, एक तरीके से बैलेंस वाली स्टेट ले आएगी। तो जब बैलेंस वाली स्टेट ले आएगी एटमॉस्फेयर की तो कैसा मौसम हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा, साफ मौसम। ठीक है, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो साफ मौसम, अगर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं आसपास आपके ना थोड़ी दूरी पर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं यहां से हवा बहेगी उस साइड में और आंधी आएगी, यानी आपके आंधी नहीं आएगी, आपकी हवा जो आपके आसपास जो हवा है उस हवा से किसी दूसरी जगह अब आंधी आएगी। लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस याद रखिएगा, ये पूछी जाती हैं। और ये बारोमीटर, ये जो पारे का बारोमीटर है कैसे काम करता है, इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा आई होप, और इसमें और कुछ समझाने लायक नहीं है। अब कुछ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं और आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो बादलों का हवा में तैरना, ये भी कई बार पूछा जाता है, बादल जो है हवा में कैसे तैरते हैं। ठीक है, बादलों का हवा में तैरना, कोई भी चीज तब तैर सकती है जब उसका घनत्व तो क्या हो, कम हो, और जिसमें तैर रही है उसका घनत्व तो क्या हो, ज्यादा हो। तो हवा का घनत्व ज्यादा हो और बादल का घनत्व जब कम हो तो बादल क्या करेंगे, तैरते रहेंगे। ठीक है, बादल का घनत्व कम है और हवा का घनत्व ज्यादा हो तो बादल हवा में तैरते रहते हैं, इस वजह से बादल हवा में तैरते हैं।
और जैसे ही बादलों का घनत्व बढ़ जाता है, बादलों का घनत्व कब बढ़ता है? जब उसमें क्या मिल जाता है? नमी मिल जाती है, यानी जलवाष्प, जलवाष्प नमी, ठीक है, ह्यूमिड एयर जब उसमें मिल जाती है, ह्यूमिडिटी जब उसमें बढ़ जाती है, यानी जिसमें पानी हो, ऐसी एयर जब ये बन जाती है तो ये भारी होने लगता है, इसका घनत्व बढ़ने लगता है। जब इसका घनत्व बढ़ने लगता है तो क्या करता है, ये फिर तैरता नहीं हवा में, फिर ये पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आइसबर्ग को लेकर के। ये कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। आइसबर्ग आपने देखा होगा, पानी में तैरते रहते हैं, बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है, वो पानी में तैरता रहता है समुद्रों में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई टुकड़ा बड़ा सा तैर रहा है तो उसका कितना भाग, बर्फ के टुकड़े का कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है। ठीक है, कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो शुद्ध पानी है, शुद्ध जल, ठीक है, आइसबर्ग जो है वो शुद्ध पानी का स्रोत है, ये भी याद रखिए, यानी प्योर वाटर का सोर्स है आपका आइसबर्ग। तो जो शुद्ध जल होता है, यानी कि प्योर वाटर जो होता है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1/10 होती है। ठीक है, यानी 0.1 इतनी होती है डेंसिटी, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1/10 इतनी होती है। इसका मतलब है कि अगर आपका 10 मीटर का बर्फ का टुकड़ा है तो उस टुकड़े का केवल 1 मीटर आपको ऊपर दिखाई देगा और बाकी 9 मीटर क्या होगा? पानी के नीचे होगा। ठीक है, यानी जितना बड़ा आइसबर्ग आपको दिखता है ना तैरता हुआ, उसका 9 गुना पानी के नीचे होता है। यानी 1/10 1/10 पोर्शन will be visible on top of water, और बाकी जो 9-10 है वो किसमें होगा? immersed in water, वो पानी में डूबा हुआ होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि पानी का जो घनत्व है, शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो 0.1 1/10 होता है। ठीक है, इस वजह से क्या है कि जब भी आप किसी बर्फ के टुकड़े को उसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो बर्फ के टुकड़े का 9/10, अगर 10 मीटर लंबा टुकड़ा है या 10 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा है, बर्फ का ऊंचा टुकड़ा है, तो उसका 9/10 यानी 9 सेंटीमीटर जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा और केवल 1 सेंटीमीटर पानी के ऊपर तैर रहा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1/10 और 9/10, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं लाइफ जैकेट का प्रिंसिपल। ये भी जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही है। लाइफ जैकेट, आपको पता है जो आपका डेंसिटी है, अभी हमने पढ़ा, अगर आपकी डेंसिटी क्या है? कम है, जिस चीज में आप तैर रहे हैं अगर उसकी डेंसिटी से आपकी डेंसिटी कम है तो आप क्या करेंगे? डूबेंगे नहीं। ठीक है, बादल क्यों तैरते हैं? क्योंकि बादल की डेंसिटी कम होती है, किसकी? एयर की डेंसिटी से, इसी वजह से वो तैर रहे होते हैं। और इसी प्रिंसिपल के आधार पे हम ये कहते हैं कि अगर आपका घनत्व, मान लीजिए आपने पानी में छलांग लगा दी, तो आपका जो डेंसिटी है वो अगर पानी की डेंसिटी से कम रहेगी तो आप क्या करेंगे? तैरते रहेंगे। ठीक है, तो आपकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम करने के लिए क्या दिया जाता है आपको? लाइफ जैकेट दिया जाता है। लाइफ जैकेट में आपने देखा होगा एयर भरी होती है। एयर में क्या होता है? जब एयर भरी जाएगी तो उसमें वजन होगा, और आपको पता है कि जो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपका कुछ मास है, हमें आपकी डेंसिटी क्या करनी है? कम करनी है। आपकी डेंसिटी हमें कम करनी है। ठीक है, तो हम किस चीज को बढ़ाएं?
आपका मास तो बढ़ नहीं सकता, मास तो उतना ही रहेगा। अगर आप 10 किलो के तो 10 किलो ही रहेंगे, अगर आप 60 किलो के तो 60 किलो ही रहेंगे, तो आपका मास तो बढ़ नहीं सकता। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को, मास तो घट नहीं सकता क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास घट नहीं सकता। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को, वॉल्यूम के साथ क्या करना होगा, अगर हमें डेंसिटी घटानी है तो वॉल्यूम के साथ क्या करना होगा, वॉल्यूम को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइफ जैकेट में हवा भर देते हैं। लाइफ जैकेट में हवा डाल दोगे, एयर डाल दोगे, तो आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी पानी से, इतनी हवा भर दी जाती है लाइफ जैकेट में कि आपकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाए। जब आपकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है तो आप पानी में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है पानी में तैरने का आपका। जब आप पानी में तैरना सीखते हैं तो आपको अपनी ये डेंसिटी ही बैलेंस करनी होती है। सांस रोक करके, कितनी देर तक पानी में सांस रोकनी है उसको रोक करके प्रैक्टिस करना, कम से कम छटपटाना, एक सही वे में अपना जो एक पैरों को हम चलाते हैं, पैरों को ऊपर नीचे करते हैं पानी में, उसकी वजह से क्या होता है कि अपने बैलेंस को जो है, अपने बॉडी के बैलेंस को वहां बना रहे होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, उसको आपके पैरों को ऊपर नीचे करने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसका वेट बैलेंस कर रहे होते हैं आप पानी के अंदर, अपनी डेंसिटी को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब आप इस डेंसिटी को बैलेंस करना सीख जाते हैं तभी आप तैरना सीख जाते हैं। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि सांस लेने का और सांस रोकने का, हवा शरीर में भरने का, इसका भी इंपॉर्टेंस तैरते समय है। इसीलिए सांस लेने का, सही से सांस लेने का इंपॉर्टेंस तब है जब आप तैर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको सांस लेना और आपको पैर मारना, जिस तरह से मछलियां तैरती हैं उस तरीके से अपनी डेंसिटी को बैलेंस करना। मछलियां भी जो तैरती हैं ना वो इसी तरीके से तैरती हैं। कभी वो पानी के नीचे जाके तैर रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने गलफड़ों में हवा भर लेती हैं। हवा भरने से क्या होता है, जब उन्हें ऊपर जाना होता है तो ज्यादा हवा भरती हैं। ज्यादा हवा भरती हैं तो क्या हो जाती हैं, पानी से ऊपर दिखने लगती हैं। जब इस गलफड़े में जब इस गलफड़े में हवा कम कर देती हैं तो क्या होता है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो नीचे आ जाती हैं। और उनको पता है कि मुझे कितनी डेंसिटी रखनी है इतनी गहराई पे तैरने के लिए, तो वो उतनी ही हवा रखती हैं अपने गलफड़ों में, अपने गिल्स में, और वो तैरती रहती हैं, नीचे तैरती रहती हैं। जब उन्हें ऊपर आना होता है तो ज्यादा हवा भर लेती हैं। ज्यादा हवा भरने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो पानी के ऊपर दिखाई देने लगती हैं। इस तरीके से मछलियां भी तैरती हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक पनडुब्बी का सिद्धांत होता है, पनडुब्बी। ठीक है, पनडुब्बी में भी यही सिद्धांत काम करता है। पनडुब्बी में क्या होता है, दो टंकियां लगी होती हैं पानी के नीचे, ये चलती है। ठीक मछली वाला सिद्धांत है, दो टंकियां इसमें लगी होती हैं। एक टंकी से पानी भरा जाता है, दूसरी टंकी से निकाला जाता है। एक टंकी से पानी भरा और दूसरी टंकी से पानी निकाला, तो ये दो टंकियां इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा पनडुब्बी के बारे में, अगर आपने पढ़ा हो तो वो पानी के ऊपर भी तैरती है जैसे मछली तैर लेती है, और जब जरूरत होती है तो पानी के नीचे भी चली जाती है और नीचे रह करके तैर रही होती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि पानी के नीचे रह करके तैरेगी या ऊपर आ जाएगी, ये डिपेंड करेगा इसके वॉल्यूम पे, ये कितनी हवा भरी है। तो जब इसको हल्का करना होता है तो पानी निकाल देते हैं। जब पानी निकालते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऊपर आ जाती है। और जब इसमें हमें जो है नीचे ले जाना होता है तो दूसरी टंकी से वापस क्या करते हैं, पानी खींच के भरना शुरू करते हैं। इसका वजन बढ़ता है और जितना वजन ज्यादा चाहिए पानी में अंदर तैरने के लिए उतना ले जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले जाते। और एक गहराई पे तैरते रहने के लिए जितना टंकी से पानी निकल रहा होता है उतना टंकी में भरते रहते हैं। यहाँ से जितना भर रहा है उतना निकल रहा है। एक गहराई पे जाकर के, जितनी गहराई पे इसको चलना है ना, उतनी गहराई पे जाकर के पानी निकालना और छोड़ना दोनों बराबर कर देते हैं। जब ये दोनों बराबर रहती हैं तो ये बराबर गहराई पे तैरती रहती है, क्योंकि लगातार इसमें पानी अगर वजन बना रहेगा तो क्या होगा, उस गहराई से नीचे जाने लगेगी। तो गहराई से नीचे जाने नहीं देना है, तो जिस गहराई पे आ जाती है उस गहराई पे क्या करते हैं, जितना पानी जा रहा है उतना निकालते रहते हैं, बस काम खत्म हो गया। और ये गहराई पे तैरती रहती है। तो इस तरीके से पनडुब्बी भी, जिस तरीके से मछलियां तैरती हैं एक गहराई पर, उसी तरीके से ये अपना काम करती है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से एक एक क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया है ना, ये सब या तो आपके उसमें पूछे जा चुके हैं इंटरव्यूज में, या फिर कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में, जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना होता है, उन सभी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं।
तो आप इस वीडियो को चाहें तो दोबारा देख लीजिए। बहुत सिंपल वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहीं पर भी आए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पर भी आपसे पूछा गया तो क्या होगा, आपसे ये गलत नहीं होगा और इससे बाहर चीजें पूछी भी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए मेरे वीडियो को।